हेलो स्टूडेंट, कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत चार्ज की इक्विलिब्रियम पर और सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी किए थे। आज हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और करेंगे उसी पर बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज है माइनस का Q और एक पॉइंट चार्ज को ले लेता हूँ मैं 4Q एंड इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो मान ले रहे हैं हम लोग 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनकी नेचर जो है वो अपोजिट है। एक माइनस Q चार्ज है, एक प्लस का 4Q चार्ज है और उनके बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि कोई थर्ड चार्ज है, कोई थर्ड चार्ज स्मॉल q है, तो उस थर्ड चार्ज की हमें पोजीशन फाइंड करनी है कि उसको कहाँ पर रखा जाए जिससे कि वह चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब कि इसको हम कहाँ पर रखें जिससे कि ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ, हमने ये तो देखा है कि जो फोर्स लगता है वो दो चार्ज के बीच में फोर्स की डायरेक्शन जो रहेगी वो उस लाइन के अलॉन्ग ही रहेगी। मतलब हमारे को ये जो चार्ज है वो इस लाइन पर ही रखना है। ऐसे करते हुए इधर भी रख सकते हैं हम लोग, पर रखना इसी डायरेक्शन में है। ठीक है स्टूडेंट, अब देख रहे हैं हम लोग कि जो कल अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि चार्ज को यहाँ पर रखा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये प्लस का था उस समय और ये भी प्लस का था, तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगना जरूरी है, तभी उनका वेक्टर सम शून्य हो सकता है, 0 हो सकता है और वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि वो पोजीशन किधर की तरफ होगी। यहाँ पर देखा जाए तो 3 कंडीशन ऐसी नज़र आ रही हैं कि कहाँ पर रख सकते हैं हम लोग। इस लाइन पर इधर रख सकते हैं, यहाँ पर इन बीच चार्ज के बीच में भी रख सकते हैं इस थर्ड चार्ज को, और इधर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बीच में रख कर देखूँगी होगा क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकती है क्या? ये जो चार्ज है थर्ड चार्ज वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है क्या? तो ये जो थर्ड चार्ज है वो सपोज करें प्लस का है, तो अब ये जो चार्ज है प्लस का है और ये माइनस का, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा F से, F1 से कह सकते हैं। ए भी क्या करेगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ रही है? यहाँ पर सेम डायरेक्शन आ रही है। तो इनका वेक्टर सम 0 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जो चार्ज है थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स की वजह से इधर की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन इन चार्ज के बीच में कहीं भी रखें हम लोग, इधर कहीं भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बन सकती है। तो फिर इधर चेक करते हैं, ये कंडीशन तो फेल हो गई कल की, जैसा अपन ने कल इधर रखा था तो कि दोनों चार्ज के बीच में रखने से इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही है क्या? तो अब अपने को मालूम चल गया है कि यहाँ पर तो कंडीशन बनने वाली है नहीं। तो अब क्या करें हम लोग, इस चार्ज को इधर रख कर चेक करते हैं कि इधर क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकती है क्या। तो बच्चों अब इस थर्ड चार्ज को हमने उठाकर इधर चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों चार्ज के बीच में कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन के चांसेस नहीं है। अब हमने यहाँ पर रख कर देखा थर्ड चार्ज को कि ए स्मॉल q चार्ज है। अब देखें बच्चों हम लोग कि ये जो 4q जो चार्ज है प्लस का, वो इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपेल करेगा F1 से। और ये जो चार्ज है ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी, इधर की तरफ रहेगी। सपोज करें ए है F2 और ए है F1। अब क्या ये दोनों कहीं भी इधर की तरफ इक्वल हो सकते हैं क्या? तो हमने क्या देखा है कि जो फोर्स लगता है वो होता है इनवर्सली इक्वल टू R²। तो यहाँ पर जो 4Q चार्ज है उसके पास में है, उसके पास में है, मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो बड़ा रहेगा और उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कम रहेगा। इसी प्रकार से प्रोडक्ट की डायरेक्ट इक्वल टू होता है Q1 Q2। उसको देखें तो इनका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये आया कि जो F1 फोर्स है इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ऑलवेज बड़ा रहेगा इधर की तरफ रखने पर। कैसे? F2 से बड़ा रहेगा, क्योंकि एक तो डिस्टेंस कम है और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा है। मतलब एक तो करेला ऊपर से नींव चढ़ा, ये हो गया कि एक तो एक कमी है कि ये पास में है और दूसरा ये है कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये और बड़ा हो जाएगा कुल मिलाकर
और हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ, ये जो है ये वैसे दूर है, तो कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकला कि इधर कहीं भी ये बैलेंस में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इधर भी और लेकर जाओगे तो ये डिस्टेंस तो हमेशा ही कम रहेगी, मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा। इट मीन्स ये रिजल्ट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इधर भी बनने वाली नहीं है। तो अब कौन सी कंडीशन और चेक करने वाले हैं हम लोग, इधर की तरफ देखें हम लोग लेफ्ट साइड में, कि लेफ्ट साइड में मैंने ये देखा कि यहाँ पर चार्ज रखने पर ये डिस्टेंस कम है, मतलब कि इसकी वजह जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा F1 मान ले रहा हूँ मैं, अट्रैक्शन फोर्स वो F1 रहेगा और ए जो है वो रिपेल करेगा इसको, ए इसको रिपेल करेगा। तो क्या हो जाएगा, ए इसको इधर की तरफ खींचेगा नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा F2 से। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या ये बैलेंस हो सकते हैं क्या। तो बच्चों ये जो छोटा चार्ज है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है, उसकी वजह से जो फोर्स है F1 है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है, मतलब इसकी वजह से जो डिस्टेंस की वजह से फोर्स रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और इसकी वजह से देखें तो इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों, ज़्यादा है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है। तो कुल मिलाकर एक का मैग्नीट्यूड कम है तो उसके लिए डिस्टेंस भी कम है, और मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं इधर ऐसी पोजीशन बन सकती है जहाँ पर दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो सेम हो सकते हैं। तो सपोज करें ये डिस्टेंस जो पूछी जा रही है कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखें या -q चार्ज से कहाँ पर रखें जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, इस डिस्टेंस को कि x मान ले रहे हैं कि x डिस्टेंस पर रखने पर ये इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस है चार्ज की वो x हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 + x हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा। तो अब इनको बैलेंस में होने के लिए क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही सही। तो F1 = F2, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो इन दैट कंडीशन ये बैलेंस हो जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट दिखी रही है हम लोगों को। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 फोर्स इसको माना है हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा F = K Q1 Q2 Q × कैपिटल Q अपॉन R² का मतलब हो गया x²। और जो चार्ज माइनस का था तो हमने माइनस का नहीं लेकर उसकी डायरेक्शन कंसीडर कर ली है, तो इसको यहाँ पर प्लस का Q लिखा है, इक्वल टू K Q1 स्मॉल q ले लेते हैं हम लोग, और Q2 4Q अपॉन 20 + x का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करें तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q चला जाएगा, और कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या इधर, इधर देखा हम लोगों ने कि 1/x बच रहा है, इधर जो बचा वो 1/x², और इधर की तरफ देखा हम लोगों ने तो a है 4 बच गया अपॉन 20 + x, 20 + x का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जैसे जो बताया था कल तुम्हारे को मेथड कि स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x = 2 अपॉन इसका स्क्वायर हट जाएगा तो 20 + x। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करें, इधर से ऐसे करा तो ये हो जाएगा 2x = 20 + x। आफ्टर दैट सॉल्व करने पर यह जाएगा x = 20 सेंटीमीटर, x = 20 सेंटीमीटर। मतलब इसको कहाँ पर रखा जाए कि 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा जाए, और जो Q1 है उसके लेफ्ट में रखा जाए, किधर, लेफ्ट साइड ऑफ चार्ज -q। तो ए स्टूडेंट इसका आंसर हुआ कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ पर रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमने इस टाइप से देखा। अब ये तो क्या है, अपन ने पहली बार क्वेश्चन किया तो उसको चेक करने की ज़रूरत पड़ गई कि किधर की तरफ चेक करें। पहले हमने बीच में किया, फिर इधर किया, फिर उधर किया। बट बच्चों एक्चुअल में अपने को ऐसा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पर बनती है। तो अब हम एक नोट लिखेंगे, जो 2 क्वेश्चन किए हैं उनसे एक रिजल्ट तो निकल कर आ ही गया, उसको अपन एक समरी के तौर पर नोट डालते हुए लिख लेते हैं। नोट क्या है तुम लोग लिखना, मैं बोल रहा हूँ नोट ए है स्टूडेंट कि अगर दोनों जो चार्ज रखे हुए हैं वो सेम नेचर के हैं तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है वो उनके मिड में बनती है, कहीं ना कहीं मिड में बनती है।
तो ये पहला नोट लिख लेंगे हम लोग कि इफ़ द नेचर ऑफ बोथ चार्ज इज सेम, कि ए Q1 है प्लस का, ए भी Q2 है प्लस का, तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी वो कहीं ना कहीं इधर बनेगी। ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो इधर ही आएगी, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन इनके बीच में आती है। तो अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको अपने याद रखना है कि अगर जो दो चार्ज हैं और तीसरे चार्ज को हम रख रहे हैं, कहीं इनके बीच में ही इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है। दूसरा अपन ले लेते हैं कि इफ़ बोथ चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर, कि जो चार्ज हैं वो कैसे हों, अपोजिट नेचर के हों। किस टाइप से मान ले रहे हैं कि ये तो माइनस का Q1 हो गया और ये प्लस का Q2 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में, और ये भी ले लेते हैं हम लोग कि जो मैग्नीट्यूड है Q1 का, वो मैग्नीट्यूड कैसा है, छोटा है या बड़ा है। सपोज करें इस बार अपन इधर इसको छोटा ले लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ए तो बड़ा है और ए कैसा है बच्चों, छोटा है। मतलब मैग्नीट्यूड में ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इसके कंपेरेटिवली मैग्नीट्यूड में कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है वो दोनों चार्ज के बाहर की तरफ, दोनों चार्ज के बाहर की तरफ, इधर की तरफ ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो रहेगी वो इधर की तरफ रहेगी, छोटे चार्ज की तरफ, दोनों चार्ज के बाहर छोटे चार्ज की ओर रहेगी। तो हमें क्या आएगी, ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों सेम नेचर के हैं तो बीच में बनती है, जो भी चार्ज है उसको रखकर x मान लेंगे हम लोग। अब अपोजिट वाले केसेज में क्या हो जाएगा कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा उसकी तरफ बनती है और दोनों चार्ज के बाहर उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर ही बनती है। ये तो सभी पे वैलिड है कि उसी लाइन पर बनेगी, क्योंकि जो फोर्स रहेगा वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही रहेगा। तो बच्चों ये अपन ने देखा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पर रिलेटेड क्वेश्चन। आफ्टर दैट और भी क्वेश्चन हैं, करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर बेस्ड करने वाले हैं। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को कि ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्मॉल ए साइड है इसकी, यहाँ पर चार्ज रख दिया कैपिटल Q, यहाँ पर भी कैपिटल Q चार्ज रख दिया है, यहाँ पर भी कैपिटल Q चार्ज रख दिया है। तो 3 पॉइंट चार्ज है जो कि 3 कोने पर रख दिए हैं हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसके सेंटर पर एक स्मॉल Q चार्ज रख दे रहे हैं। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पर हमने स्मॉल Q चार्ज रख दिया है, जो कि यहाँ पर हमने देखा था। इस पर इस कंडीशन में जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, नेट फोर्स रहेगा 0। हमने कल देखा था कि इस पर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0। मतलब ये इक्विलिब्रियम में है ये जो चार्ज है। बट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल Q फॉर विच दिस सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कि ये जो सिस्टम दिख रहा है अपने को ये इक्विलिब्रियम में रहे। ऐसे ही अपने को स्मॉल Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चाहे तो क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल Q so that system remains in equilibrium। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो अपन ने कल बात की थी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहता है, जब इस पर जितने भी चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं 1 2 3 4, 4 के 4 चार्ज पर, सभी चार्ज पर क्या रहे, एफ नेट 0 रहे। तो ये कल हमने इसको चेक किया था कि इस पर तो 0 रहता है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि इन पर भी 0 होना चाहिए अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस सिमेट्री से हम देख पा रहे हैं कि किसी एक चार्ज पर 0 बनाकर देख लें तो बाकी सब पर 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 लेते हैं। देखो तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हमने कल देखा था कि अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, इस चार्ज को मैं थोड़ी सी देर के लिए समझाने के लिए हटा दे रहे हैं, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और मैंने बताया था कल तुम्हारे को कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री की होने की वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? √3 टाइम्स आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर अभी जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? नेट फोर्स इसकी और इसका जो रिजल्टेंट है वो इतना लग रहा है। अब मैं चार्ज यहाँ पर किसको रख रहा हूँ? स्मॉल क्यू को मैं रख दे रहा हूँ। स्मॉल क्यू को रखेंगे तो सपोज करें ये फोर्स जो है वो F1 है, ये जो इसका रिजल्टेंट आया वो कितना है? F1 है। और इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो F2 है। इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो कितना है? F2 है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इट मीन्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कितना आना चाहिए? 0। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। मतलब दोनों का वेक्टर सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये हमें पता नहीं है कि प्लस का है कि माइनस का है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, अभी इस समय इसको मैंने पॉजिटिव ही मानकर कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है और ये भी रिपेल कर रहा है उसको। तो देख रहे हैं हम लोग क्या आएगा? F1 की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1/√3। तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर अपॉन √3 का करेंगे तो ये इधर की तरफ आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए भी कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू एक पावर कम हो जाएगी। तो बचा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि √3 कैपिटल क्यू प्लस 3 स्मॉल क्यू बराबर 0। और इसको सॉल्व किया बच्चों हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर स्मॉल क्यू इक्वल्स टू माइनस का क्यू अपॉन √3। तो बच्चों ये अपने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया कि स्मॉल क्यू की इस वैल्यू के लिए इस सिस्टम क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस चार्ज की वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ माइनस का क्यू अपॉन √3, तो इस सभी चार्ज पर, इस पर तो ऑलरेडी 0 था, अब इन पर भी 0 हो जाएगा। तो इस सिस्टम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। एक बार देखें हम लोग, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिख देंगे, तो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसका जो रिप्लाई होगा कि अगर किसी बच्चे को इसके सॉल्यूशन में डाउट है तो कमेंट्स में लिख दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक स्क्वायर ले रहा हूँ। ऐसे करते हुए एक स्क्वायर हमने कंसीडर किया और इसमें भी सेम सिमेट्री लेंगे हम लोग कि सेम चार्ज ले लेते हैं, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है, चार हमने चार्ज ले लिए हैं और इस प्रकार से 4 चार्ज हैं। और एक क्वेश्चन कल हमने किया था, कल एक क्वेश्चन किया था बच्चों, उसका रिजल्ट को चाहो तो तुम लोग देखकर भी काम में ले सकते हो, वरना अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि इसकी वजह से इस पर नेट फोर्स कितना था, वो हमने कल देखा था। चलो फिलहाल तो हम पहले ये बात करते हैं कि ए जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ए कोई स्क्वायर है जिसके चारों वर्टेक्स पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसके सेंटर पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो सेंटर पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब कि स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो अभी इक्विलिब्रियम में है। हमें क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कि इस समय हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये जो सिस्टम है कितने चार्ज का, 5 चार्ज, इसमें कितने 5 चार्ज हो गए, 1 2 3 4 और एक 5, तो ये पाँचों के पाँचों चार्ज पर एफ नेट 0 रहे, ये है क्वेश्चन। तो देखें हम लोग
कैसे क्या करेंगे तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि यहाँ पर जो चार्ज है उस पर कल हमने एक फोर्स कैलकुलेट किया था। एक बार मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो अगर इस चार्ज को थोड़ी सी देर के लिए हटा दें तो इस पर नेट फोर्स या किसी भी चार्ज पर सिमेट्री है तो किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स हमने कितना फाइंड किया था जब वेक्टर सम करके देखा था। तो ए आया था के क्यू अपॉन, या चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, इसका और इसका जो फोर्स रहेगा वो इधर की तरफ आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके साइड को मैं ए मान ले रहा हूँ। इसकी वजह से जो फोर्स आया था वो कितना आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी तरफ से वजह से जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2a था तो 2a स्क्वायर। रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट हो गया रूट 2 90 डिग्री पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होते हैं तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बच्चों हमने यहाँ पर, तो ये नेट फोर्स है, अभी इस पर हम एक और चार्ज को रख रहे हैं स्मॉल क्यू को, जिससे कि इस पर जो फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो इसको मैं मान ले रहा हूँ, ये तो है, और एक F3 और लग जाएगा। सपोज करें ये F3 है, इसकी वजह से जो लग रहा है तो क्या कह सकते हैं हम लोग। और इस पूरे रिजल्टेंट को मैं ऐसा करता हूँ, इसको तो मैं F2 मान लेता हूँ, और इस पूरे का सम जो भी आ रहा है उसको मैं F1 ला लेता हूँ कि ये जो भी इनका सम आ रहा है वेक्टर सम वो F1 है। और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने F2 कंसीडर किया, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इट मीन्स क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 जो कि स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से लग रहा है इक्वल टू 0। तो F1 की वैल्यू को मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉमन लेकर लिख दे रहा हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है। और तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/2 प्लस रूट 2 प्लस, अब इसकी वैल्यू बात करें हम लोग तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ से यहाँ तक का ए अपॉन रूट 2। ए अपॉन रूट 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगी वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर आपने डायरेक्शन ऐसे कैसे ले ली। स्टूडेंट हमें मालूम नहीं है कि इसकी जो नेचर है वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो मैंने तो इसको पॉजिटिव मान लिया और सॉल्व कर रहा हूँ कि इनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करने पर नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिकली हमें मालूम चल जाएगा कि इसकी नेचर क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो फिलहाल तो मैं इसको पॉजिटिव ही लिया, तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर का मतलब ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया के से के, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू से इसकी पावर कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 2q बचा इधर की तरफ 2q, क्योंकि स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और जिधर जो भी बच रहा है उसको उधर की तरफ लेकर गए तो ये हो जाएगा q, और माइनस का हो जाएगा इधर लेकर जाएंगे हम 0 उस साइड, और इसमें एलसीएम भी लेकर लिख दे रहा हूँ मैं कि 2 तो हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1 इस प्रकार से। और इसको मैं इधर की तरफ भेज दूँ तो फाइनल आंसर को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा इसका आंसर q बराबर माइनस का q/4। ये 2 उधर जाएगा तो q/4 2 रूट 2 प्लस का 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमने कुछ क्वेश्चन सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर बेस्ड किए हैं। जब भी सिस्टम का इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो कोई से भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो 0 रख देंगे तो जो चार्ज की वैल्यू पूछी जा रही है वो अपने पास आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन था एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर बेस्ड। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। स्टूडेंट ये जो हमने अभी क्वेश्चन जो किए हैं चार्ज और सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर बेस्ड, हम बात कर रहे हैं टाइप्स की कि जो चार्ज का इक्विलिब्रियम है वो कौन से टाइप का है। तो स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जैसे कि अपन ने 11th क्लास में भी इसकी चर्चा की है
वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं इसको हम, कि कोई भी पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर कितनी क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के लिए ये तो फिक्स है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, उस चार्ज पर एफ नेट 0 होना चाहिए। बट ये जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो देखो अपन इसमें जो चार्ज है उनको मैं डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं बच्चों। 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। तो ये 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है चार्ज का। किस प्रकार से ले रहे हैं हम लोग, एक इक्विलिब्रियम की बात करें हम लोग, ऐसा कोई ज्योमेट्री बनाकर दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर अपन केवल फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि मान लो सपोज करें कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे है रखा हुआ है और यहाँ पर ये रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है। तो ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन कहें हम लोग। यहाँ पर ये रेस्ट में है। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं इसको उठाकर इधर की तरफ मैं डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ले जाकर मैं छोड़ दूँ तो ये ऑब्वियसली अपने को देखने से ही मालूम चल रहा है एक इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि हमने डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड किया है और फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। या फिर इधर की तरफ बात करें हम लोग, इधर की तरफ ले जाकर छोड़ें तो भी सेम कंडीशन बनेगी कि एक इधर की तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो एक मीन पोजीशन पर नेट फोर्स कितना था, 0, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। बट हमने डिस्प्लेसमेंट करके इसको डिस्प्लेस करके देखा तो ये ऑलवेज किधर की तरफ आ रहा है, ये ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ ही आने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा स्टूडेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें चार्ज को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ने पर वह हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही आने का प्रयास करता है, मीन पोजीशन की तरफ ही उस पर फोर्स लगता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। और चूंकि इस इक्विलिब्रियम में होगा क्या बच्चों कि इसमें एफ जो है वो इन्वर्सली इक्वल टू कैसा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अगर कम है फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है तो क्या रहेगा, एक कंडीशन भी इसमें बनेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर हम चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ऐसी कंडीशन क्या हुआ करती थी, ऐसी कंडीशन एसएचएम में हुआ करती थी कि अगर किसी पार्टिकल पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो इस बात को फॉलो कर रहा हो तो उसकी जो मोशन है वो एसएचएम होती थी। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन होती थी। तो ये हमने देखा कि अगर इस कंडीशन में जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसमें पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ें हम लोग तो वो हमेशा किधर की तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा। और मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसमें स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो ये जो पार्टिकल है वो कैसी मोशन करेगा, ये एसएचएम वाली मोशन करेगा कि यहाँ से छोड़ा तो यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाएगा। तो ये इस टाइप से ये चलता रहेगा। या ज़्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो फिर हम कहेंगे कि फिर एसएचएम ने होकर ऑसिलेटरी मोशन होगी। एक दूसरे टाइप का देखें हम लोग कि सपोज करें कोई चार्ज ऐसी सरफेस पर रखा हुआ है इस प्रकार से और इसको हमने यहाँ पर किसी पार्टिकल को रेस्ट में कर रखा है। मीन्स ये कौन सी पोजीशन हुई, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से उठाया और यहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया। तो यहाँ पर ले जाकर छोड़ेंगे तो हमें मालूम है कि ये किधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। कुल मिलाकर ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। इस कंडीशन में ये जो चार्ज है इसको जब हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। सेम तरीके से चर्चा करें हम लोग कि इधर की तरफ इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो भी क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा। मतलब कि ये हमेशा किधर की तरफ जाना चाह रहा है, अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। हाँ, तो स्टूडेंट इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब चार्ज को हम डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो ऑलवेज भी मूव अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सेकंड टाइप क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक और कंडीशन ले सकते हैं हम लोग कि इस सपोज करें ऐसे प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे करते हुए, तो मैंने ए यहाँ पर रेस्ट में है, यहाँ पर रेस्ट में है, तो ये मीन पोजीशन है इसकी, और मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से छोड़ा और यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो ये फिर से अगेन क्या हो जाएगा, फिर से उस जगह पर फिर से रेस्ट में जाएगा, तो मतलब मीन पोजीशन वहाँ पर नई मीन पोजीशन बना ली। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल। ए है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों फाइनली मैं एक बार फिर से बता दूं तुम्हारे को कि जो चार्ज का इक्विलिब्रियम है, सबसे पहले तो चार्ज इक्विलिब्रियम कब होता है, जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। और ये कितने टाइप का होता है, ये इक्विलिब्रियम जो चार्ज का इक्विलिब्रियम है वो 3 टाइप का होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हम मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करके छोड़ें तो जो चार्ज पार्टिकल है ऑलवेज ट्राई टू कम्स या मूव टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को कहेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर चार्ज पार्टिकल को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ें इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो वो किधर की तरफ ट्राई करता है, मूव्स अवे फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की जहाँ पर भी रखें वहाँ पर ही वो स्टेबल वाली पोजीशन बना ले, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इनको हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी की बेसिस पर डिस्कस करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो एक तो फोर्स क्या हो, जीरो हो, एफ नेट जीरो हो, और साथ की साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो, मिनिमम हो, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। एफ नेट जीरो है बट पोजीशन इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो हम कहेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इसमें हम कहेंगे कि जीरो है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखे। अब बच्चों इसमें जो मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो एक बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हमें कोई सिस्टम दे दिया जाए चार्ज का और बोला जाए कि चार्ज का इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, तो टाइप पूछा जा सकता है अपने को कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। और दूसरा बन सकता है, ये जो पहला जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें एक्चुअल में क्या है कि इस में हम इस कंसेप्ट को एसएचएम से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो एसएचएम हमने 11th में पढ़ा था उससे कनेक्ट करके इससे रिलेटेड जो एसएचएम से रिलेटेड टाइम पीरियड फाइंड कीजिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए, ऐसे भी पार्ट इसमें कनेक्ट करके पूछे जा सकते हैं। तो एक बार अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लेंगे, ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर बेस्ड। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि ए चार्ज है यहाँ पर कैपिटल क्यू, ए चार्ज है कैपिटल क्यू, और दोनों चार्ज के बीचों बीच कोई थर्ड चार्ज है, ए है स्मॉल क्यू, और ये इक्विलिब्रियम में है। ऑब्वियसली ये सपोज करें बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, इसको मैं ए ले लेता हूँ, तो ए यहाँ से यहाँ तक ए हो गया और यहाँ से यहाँ तक ए हो गया। अब बराबर बराबर डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं, तो ये ऑब्वियसली सिमेट्री से नज़र आ रहा है कि इस पर एफ नेट अभी क्या होगा, जीरो होगा। ये जो थर्ड चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछा जाएगी, बताइए इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहली बात तो कि किस लाइन के अलोंग, किस डायरेक्शन में अपने को पूछा जा रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा। क्या दोनों लाइनों को मिलाने वाली जो लाइन है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग बात की जा रही है या फिर इस डायरेक्शन में बात की जा रही है। तो सपोज करें हम दोनों ही डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि अलोंग दी लाइन जॉइनिंग बोथ चार्ज, इस लाइन के अलोंग हम बात कर रहे हैं। दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग हम बात कर रहे हैं कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो किस प्रकार का है। तो बच्चों इसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहे हैं हम लोग। जिस लाइन के अलोंग अपने को इक्विलिब्रियम देखना है उसी लाइन के अलोंग मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, एक्स डिस्प्लेस किया, तो ये चार्ज यहाँ से उठकर कहाँ पर आ गया, यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया।
अब देखें हम लोग कि क्या कंडीशन बनेगी बच्चों। इसकी डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एफ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये तो पास में आ गया, पास में आ गया, तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, मतलब मान ले रहा हूँ मैं, इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है F1, ये बड़ा हो जाएगा। उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब जो मिड में था ये चार्ज तब तो दोनों बराबर थे, बट जैसे ही मैंने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो जिसके नज़दीक आया उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज कि F1 ग्रेटर देन क्या है, F2 है, तो ये मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। ये किधर की तरफ मूव करेगा, मीन पोजीशन की तरफ करेगा। ठीक इसी प्रकार से इस चार्ज को मैं इधर की तरफ न ले जाकर, इधर की तरफ न ले जाकर, इधर की तरफ ले जाकर छोड़ता तो क्या होता, ये F2 फोर्स बड़ा हो जाता, और F2 फोर्स बड़ा हो जाता तो फिर से अगेन किधर की तरफ रिलीज करने के बाद किधर की तरफ मूव करता, फिर से इधर की तरफ मूव करता। और ऐसा जो इक्विलिब्रियम हमने देखा था अभी कि रिलीज करने पर वो किधर की तरफ मूव करे, मीन पोजीशन की तरफ आए, ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अपने को पता चल गया कि इस लाइन के अलोंग कैसा इक्विलिब्रियम है, इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है बच्चों। इधर की तरफ जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग हमने इक्विलिब्रियम देखा, तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको रिलीज करने पर ये वापस से उधर ही आना चाह रहा है, हर कंडीशन में, हर एक कंडीशन में मीन पोजीशन की तरफ। अब देख रहे हैं हम लोग इधर की तरफ कि क्या इधर भी कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन सा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिलीज करके छोड़ दे रहा हूँ। ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ ले गए हम लोग, इस लाइन के अलोंग एक्स ऊपर ले गए। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, वो इधर की तरफ लगेगा। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। एफ और एफ का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर की तरफ आएगा, F1 F2 का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो ये फोर्स किधर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ कभी भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम बात करें कि नीचे की तरफ इसको ले जाकर देखें, तो नीचे की तरफ ले जाकर देखेंगे तो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम कंडीशन कि इसको नीचे की तरफ ले गए तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इसकी इधर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आया। तो ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अगर इस चार्ज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये जो कंडीशन बन रही है, ये कौन सी कंडीशन बन रही है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इधर की तरफ इस लाइन के अलोंग तो अनस्टेबल है और इस लाइन के अलोंग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। या स्टूडेंट ऐसा भी तुम लोग समझ सकते हो कि इस डायरेक्शन में अगर स्टेबल है तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो पक्का क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। चलो तो बच्चों ये अपन ने देखा कि टाइप्स का जो इक्विलिब्रियम का टाइप है, अगर ये पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन में तो हमें कैसे चेक करना है। ये मेथड जो है, जो डिस्प्लेस करके छोड़ने वाली मेथड, ये सबसे बेस्ट होती है। चलो आगे हम चर्चा करें कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन SHM से कनेक्ट करके और देख लेते हैं हम लोग कि ये तो अभी हमने देखा था कि दो चार्ज अगर ए फिक्स्ड चार्ज हैं, कैपिटल Q और कैपिटल Q, ए फिक्स्ड हैं, ए मूव नहीं करेंगे, और इनके मिड में, इनके बीचों बीच हमने स्मॉल q चार्ज रख रखा है, प्लस का स्मॉल q चार्ज रख दिया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, a है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है a इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन है, अच्छा इस जो चार्ज पार्टिकल है थर्ड, ये फिक्स्ड नहीं है और इसका मास है स्मॉल m। क्वेश्चन है कि अगर हम स्मॉल q चार्ज को मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ दें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मैं सपोज करें ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि इस ए की कंपेरिजन में हम लोग क्या करें, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ दें, तो ये कौन सी मोशन करेगा, नंबर 1 तो SHM करेगा। क्या करेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होने की वजह से SHM करेगा। तो SHM करेगा, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फाइंड करना है बच्चों, कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द SHM ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन कि हम इसमें स्मॉल डिस्प्लेस देकर छोड़ दें, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ देंगे तो SHM करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसमें अपने को फाइंड करना है कि इसको स्मॉल q चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए मीन पोजीशन से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि
हमें 11th क्लास की जो SHM है उसमें पढ़ाया जाता है कि जो टाइम पीरियड फाइंड करने के जो तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, वो 3 मेथड होते हैं, फोर्स मेथड, टॉर्क मेथड और एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, ठीक है। और सभी से रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि फोर्स मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसी कंडीशन के लिए मोस्टली क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं SHM के, कि ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से मैं क्या करूँगा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस कर दिया मैंने, यहाँ से हटाकर इसको मैंने यहाँ रख दिया। ये जो m मास का पार्टिकल है वो यहाँ से कहाँ पर आ गया बच्चों, इधर की तरफ आ गया है। तो अब इस पर डिस्प्लेस करके, स्मॉल डिस्प्लेस करके हम एफ नेट निकालेंगे। मैं बता दूं तुम्हारे को कि कौन कौन सी पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं। कि एक तो x डिस्प्लेस करके हम उस पार्टिकल पर जो SHM करेगा उस पर एफ नेट निकाल लेंगे, एफ नेट फाइंड कर लेंगे। तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा एफ नेट निकालने वाला। दूसरा पॉइंट रहेगा कि x जो है उसको हम लेस देन ए कंसीडर करेंगे। ए या जो भी r दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, उसको हम x को बहुत कम मानेंगे। और ये अप्रोक्सीमेशन मानने के बाद एफ नेट अपने पास आ चुका होगा तो a निकाल लेंगे। a बराबर होता है F/m। और SHM में यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ω²x बराबर जो भी कुछ आ रहा है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे a को, तो ये x से x कैंसिल होकर ओमेगा आ जाएगा अपने पास, और ओमेगा की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो भी पूछा जा रहा है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले तो हमने इसको x डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद सपोज करें इसकी वजह से जो फोर्स है, इसकी वजह से वो F1 इधर की तरफ है और ए इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो F2 इधर की तरफ है। अब यहाँ पर जो F2 लग रहा है ये बड़ा रहेगा, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू हो जाएगा F2 वेक्टर, या डायरेक्ट हम इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, F2 माइनस F1, इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। एफ नेट इक्वल टू एफ नेट है ए वाला फोर्स, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, ए थी, तो ये तो इससे तो दूर चला गया, तो ए प्लस एक्स हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ए हो जाएगी ए माइनस एक्स, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस F1 फोर्स है इसकी वजह से, तो डिस्टेंस ए प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बोले तो ए प्लस एक्स का ऑल स्क्वायर। ये हमने देखा कि एफ नेट इतना आ रहा है। अब इसको मैं कर क्या रहा हूँ कि सॉल्व करने के लिए बाकी का पार्ट जो है वो मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ। कि एफ नेट इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे कि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो कॉमन आ गया बच्चों। क्या रह गया ब्रैकेट के अंदर, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से ए पॉइंट को हम फॉलो करेंगे। इसमें एलसीएम वगैरह आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें मैं 1-2 लाइनें कम करती हुई डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, तुम लोग और डिटेल से सॉल्व कर लेना। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर भी लगा देंगे। तो ये एफ नेट आया, मतलब हमने फर्स्ट पॉइंट का काम कंप्लीट कर लिया है, एफ नेट। अब बच्चों इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम लोग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन लेते समय क्या करेंगे कि इफ एक्स लेस देन ए, तो मतलब x का जो स्क्वायर है वो तो और छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल मैं a को ही ले रहा हूँ, क्योंकि a बहुत छोटा है और स्क्वायर करेंगे तो ये डिफरेंस और छोटा हो जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर ही लिखेंगे हम लोग। तो ए हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू
4ax अपॉन a की पावर 4, a की पावर 4, क्योंकि a स्क्वायर बचेगा और होल स्क्वायर है तो ये a की पावर 4 हो जाएगा। और इसको और आगे हम सॉल्व करें तो a स्मॉल a से स्मॉल a कैंसिल आउट होकर a नेट आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 4k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन a की पावर 3, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकल का x जब डिस्प्लेसमेंट है उस समय पर, उस इंस्टेंट पर एक्सलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सलेशन कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है F अपॉन m, और ये m क्या है, इस पार्टिकल का मास है जो SHM कर रहा है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन a का क्यूब इंटू m। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है कि सर ये तो एक जैसा हो गया, तो ये स्टूडेंट एक्सेलरेशन है, तो चाहे तो हम इसको कैपिटल ए में लिख ले रहे हैं। चलो जनरली अपन स्मॉल ए में ही लिखते हैं, बट यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। ए एक्सेलरेशन है, ए एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमें मालूम है कि SHM करते हुए पार्टिकल का एक्स डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलरेशन कितना होता है, इतना होता है, और जो डायरेक्शन होती है वो इसकी अपोजिट होती है, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है हम लोगों ने, तो ऐसे लिख दिया। और ये हो जाएगा 4k कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन a क्यूब m। तो बच्चों x से x गया और यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4k Q स्मॉल q अपॉन m a की पावर 3। और बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। और 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा तो यहाँ से इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, टाइम पीरियड का फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा। देखें हम लोग कि टी इक्वस टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो टी इक्वस टू 2 पाई अंडर रूट ए, टी को उधर ले गए, इसको इधर लेकर आए तो ये उल्टा हो जाएगा, एम ए क्यूब अपॉन 4k कैपिटल Q स्मॉल q। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया टाइम पीरियड का। तो एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का भी किया है, SHM से कनेक्ट कर दिया है। अब स्टूडेंट इसमें जो अपन ने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, उसमें एक टाइप के क्वेश्चन अभी मिस हो गए हैं अपने से, वो है स्ट्रिंग और बॉल की प्रॉब्लम। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो टाइप चल रहा है, अब स्टार्ट कर जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, वो है स्ट्रिंग बॉल प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे वो अब इक्विलिब्रियम पर बेस्ड हम न मानकर क्या ले करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रिंग बॉल प्रॉब्लम। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट स्ट्रिंग या थ्रेड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो देखें हम पहला क्वेश्चन, ऐसा जो स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखें क्या है वो क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 2 बराबर लेंथ की थ्रेड कह सकते हो, स्ट्रिंग कह सकते हैं हम लोग, धागा या पतली रस्सी, और सेम लेंथ की है, और उससे 2 बॉल लटकी हुई हैं। एक बार मैं समझा दूं कि बॉल किस टाइप से लटकी सस्पेंडेड हैं। इस पॉइंट से जो 2 स्ट्रिंग है वो बंधी हुई हैं, और इससे एक बॉल ऐसे लटकी हुई है और एक बॉल ऐसे लटकी हुई है। अभी इन पर कोई चार्ज नहीं है, स्टूडेंट। तो ये ग्रेविटी की वजह से, जैसे कि अपन को दिख रही है, ये बॉल नीचे की तरफ सस्पेंडेड रहेंगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है वो नीचे की तरफ इनको खींचेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, इनको चार्ज दे देते हैं, सेम नेचर का चार्ज दे देते हैं, और चार्ज देंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हट जाएंगी। तो दूर हट जाएंगी तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो बैलेंस कंडीशन है वो इस टाइप से है कुछ। एक इनिशियली कंडीशन के लिए डॉटेड लाइन बना दी, एक बॉल है m मास की और कैपिटल Q चार्ज है वो ऐसे है, और दूसरी बॉल है ऐसे करते हुए, m मास है और चार्ज इस पर 4Q है। बच्चों कितना चार्ज मान लिया है मैंने,
इसका 4 गुना 4q चार्ज है। और ये जो एंगल है वर्टिकल से जो एंगल बना रही है जो थ्रेड, वो है इधर का है एंगल θ1 और इधर का एंगल है θ2। ये है क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यहाँ से ये सस्पेंडेड हैं और ये जो वर्टिकल से स्ट्रिंग है एंगल बना रही है वो θ1 θ2 है, इनके मास सेम हैं, चार्ज अनइक्वल है, मतलब ये बराबर नहीं है चार्ज, ये छोटा चार्ज है ये बड़ा चार्ज है, और ये बैलेंस कंडीशन में है, ये रेस्ट में है, बैलेंस है, इनके फोर्स वगैरह जो भी हैं रेस्ट में है। तो हमें फाइंड करना है कि इन दिस कंडीशन ये जो एंगल है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 θ1 बड़ा रहेगा θ2 से, सेकंड ऑप्शन है θ1 छोटा रहेगा θ2 से, थर्ड ऑप्शन है θ1 बराबर होगा θ2 से, और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है θ1 4 गुना होगा θ2 से। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन एंगल में रिलेशन बताना है कि कौन सा एंगल, मतलब एंगल के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पर हम बच्चों करेंगे क्या, एक बार इसका FBD बनाकर देखें या थोड़ा सा सोचें कि इसको कौन सा इधर की तरफ लेकर गए हैं, कौन से फोर्स हैं। तो यहाँ पर एक या बॉल को ले लेता हूँ मैं इस जगह पर, तो इस जगह पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर की तरफ FE, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा FE, और mg इसको इधर की तरफ लाने का प्रयास करेगा mg, और इनका जो कहीं ना कहीं जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा और इसको जो रिजल्टेंट है उसको T बैलेंस कर देगा। तो ये इस टाइप की कंडीशन बनेगी। और इस पर हम बात करें इसके लिए, इस पर क्या होगा बच्चों, इधर की तरफ FE मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और इधर कितना फोर्स लगेगा mg। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फोर्स हैं वो दोनों पर सेम आ रहे हैं, दोनों पर सेम आने की वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो टॉर्क लगेगा वो सेम लगेगा। तो ये जो एंगल है इस कंडीशन में ये दोनों बराबर रहेंगे, ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे। या फिर अपन इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, FBD वगैरह बनाकर देख लेते हैं कि एग्जैक्ट ही आंसर आ जाए। क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ये FE हो गया, ये mg हो गया, ये एंगल θ2। चलो जनरल फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। फिलहाल ये देख लो कि यहाँ पर ये जो एंगल, ये फोर्स जो है वो बराबर लग रहे हैं, दोनों बॉल पर जो फोर्स हैं वो बराबर लग रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इस इन दिस कंडीशन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो स्टूडेंट कि ऐसी कंडीशन में जो दोनों स्ट्रिंग हैं वर्टिकल से जो एंगल बनाएंगी वो बराबर बराबर बनाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इस बार मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन पहले के जैसा ही है। अब एक जो मास सेम थे इसको अब हम सेम मास नहीं बोलकर अलग अलग मास बोल रहे हैं। कैसे कि ये स्मॉल जो m है वो 4m बना दिया और ये m ही है, ऐसे करते हुए कि अब जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि मास अनइक्वल है, 4m मास दे दिया, चार्ज q है, ये 4q दे दिया पर मास m है। अब हमें ऑप्शन सेम है पहले के जैसे ही, ऑप्शन अभी भी यही बने रहेंगे। अब हमें बताना है कि इनमें कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है, या दोनों एंगल बराबर हैं। तो हम क्या चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर देखें कि इस बार इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 4mg। 4mg का जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है वो कहीं इधर लगेगा और FE का टॉर्क है वो उधर लगेगा। मतलब इस पर जो है ना इसका टॉर्क क्या है कि ज़्यादा रहेगा। तो कुल मिलाकर ऐसी कंडीशन में ये क्या होगी, ये बॉल मीन पोजीशन से बहुत कम आगे जाएगी। और जबकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो टॉर्क है mg का बच्चों वो क्या है कि कम है इसकी कंपेरेटिवली, तो ये बॉल ज़्यादा जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये तो छोटा हो जाएगा और ये एंगल बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही निकल जाएगा इन दिस कंडीशन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। या ये मेथड तुम्हारे को समझ में नहीं आया तो ऐसे ही मान सकते हैं कि बॉल हैवी है, हैवी बॉल है तो वो कम आगे जाएगी और ये लाइट है तो वो ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा हो जाएगा और ये एंगल छोटा हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने देखे। तो अब आगे एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
ये क्वेश्चन जो है ये ऑलमोस्ट बुक में मिल जाएगा तुम्हारे को कि ये दो बॉल हैं, सेम मास की ले लेते हैं और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ से ये सस्पेंडेड कर रखी है हम लोगों ने और ऐसे करते हुए इनके बीच की डिस्टेंस है x, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x। जो रिपल्सन की वजह से ये दूर हुए हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल x। ए है जो स्ट्रिंग है या थ्रेड है उसकी लेंथ है स्मॉल l। ए है बच्चों थीटा और ए भी है थीटा, और जो थीटा है इज वेरी वेरी लेस, थीटा इज वेरी लेस, छोटा है थीटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थीटा की वैल्यू छोटी है। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉल। दोनों जो बॉल हैं पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। बोले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इसके लिए मैं एक बॉल को लेकर FBD बना रहा हूँ उसका कि इधर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो मैं सबसे पहले इसी को ले लेता हूँ। इस बॉल के लिए मैं FBD बनाऊँ तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे देखें ज़रा हम कि इधर की तरफ ए प्लस का चार्ज है, प्लस का इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ FE बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जिसकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा ये KQ1 Q2 अपॉन R² बोले तो x², इस प्रकार से। और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, ये लगेगा mg। और ये जो चूँकि थ्रेड है इसको बैलेंस कर रही है, गिरनी नहीं दे रही है, तो यहाँ पर लगेगा T टेंशन फोर्स। ए एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हम इसके कंपोनेंट लेते हैं, टी के कंपोनेंट लें तो इधर क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। देखें बच्चों कि ये कंपोनेंट वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। इधर की तरफ जिधर थीटा बनता है उधर हम क्या लगा देते हैं कॉस और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन आ जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम में है, ये बॉल कैसे है, रुकी हुई है, इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है तो रुकी हुई है। तो बैलेंस करेंगे हम फोर्स को, और फोर्स को बैलेंस करेंगे तो देखें हम लोग क्या हो जाएगा कि ये जो टी साइन थीटा है मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी कोई मोशन नहीं हो रही, ना ये आगे जा रही ना पीछे आ रही। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स कैसे हैं स्टूडेंट, बराबर हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा FE, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो एक तो ये इक्वेशन बनेगी। और ये जो बॉल है ना तो ये ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। इट मीन्स ये फोर्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। यहाँ पर मैं इनको इक्वेशन नाम दे देता हूँ 1 और 2। तो क्या देख रहे हैं हम लोग इनको कि इनको डिवाइड कर दें हम लोग, इनको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो क्या आंसर आने वाला है डिवाइड करने के बाद कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, 1 में 2 का डिवाइड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू FE अपॉन mg, FE अपॉन mg, ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। FE की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो बच्चों x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं एक ट्राइंगल बना लूँगा। ये ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। ये मिड पॉइंट था तो ये पूरा x है तो ये हो जाएगा x/2। और टेन थीटा निकालें हम यहाँ पर, तो टेन थीटा करेंगे तो ये होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर और बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लास्ट में हमें अप्रोक्सीमेशन काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि व्हेन थीटा इज वेरी लेस,
व्हेन थीटा इज वेरी लेस मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री इस टाइप का 4 डिग्री तक है, तो होता क्या है इन दैट कंडीशन टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है। ये अप्रोक्सीमेशन का हमें पता होना चाहिए कि टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, ऐसी कंडीशन में बराबर हो जाती है। जब एंगल की वैल्यू छोटी होती है तो ये लेंगे, पर ऐसा नहीं है कि ये रेडियन में ली जाती है उस समय जब हम अगर कोई वैसे थीटा पर यहाँ पर तो खैर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि ये अपन ने देखा है कि जैसे ये थीटा अगर छोटा है तो हम क्या लिखते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेट 1। ये अप्रोक्सीमेशन हमें मालूम है, बट बहुत से बच्चे इनको मैं पूछता हूँ कि बताओ बच्चों ये जो अप्रोक्सीमेशन है 4-5 डिग्री तक काम आते हैं, तो साइन 0.5 कितना होगा या साइन 2 डिग्री बराबर कितना होगा, तो बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 2 बता देते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू, क्योंकि उनको मालूम है कि ये 4-5 डिग्री तक इजी वे में हम इनको फॉलो करते हैं, तो थीटा की वैल्यू मैंने 2 दे दी है, 2 डिग्री दे दी है, तो साइन 2 डिग्री बराबर 2। ऐसा मिसकंसेप्चुअल मतलब मिसकंसेप्ट लगा देते हैं बच्चे, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि साइन 2 डिग्री बराबर 2 तो हो नहीं सकता ना, साइन की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होती ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि रेडियन में होती है, ये वैल्यू किस में होती है, रेडियन में होती है। मतलब 2 डिग्री को पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करो और उसके बाद ये जो है ना अप्रोक्सीमेशन हम काम में लेंगे। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ अपने को ज़रूरत है नहीं, फिर भी ध्यान रखने वाली बात है कि रेडियन में होते हैं एंगल। तो फिलहाल तो मैं साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा कॉस थीटा, तो सॉरी यहाँ पर टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा मैं यहाँ पर निकाल कर देख लेता हूँ कि कितना आ रहा है इस डायग्राम से। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है तो x/2 अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा l, और ये जो साइन थीटा है वो टेन थीटा के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x/2l, x/2l। साइन थीटा बराबर टेन थीटा हमने काम में लिया, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर, अब एफ ई की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, एफ ई बराबर हो जाएगा KQ² अपॉन x² इंटू mg। इस प्रकार से यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं इसको इधर की तरफ ले आऊँ तो x³ बराबर हो जाएगा mg। ऐसे करते हुए हमने देखा कि x³ बराबर ये आ गया। एक बार और चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। x³ हो गया, इसको इधर की तरफ ले गए 2KLQ², इधर क्या बचा बच्चों a बचा, तो x बराबर कितना आ जाएगा फाइनली, x बराबर आ जाएगा कि इसको क्यूब को हटा दें तो यहाँ पर रूट क्यूब ले लेंगे हम लोग, तो 2KLQ² अपॉन mg की पावर 1/3। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमने एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा अगर 11th के कंसेप्ट, जैसे जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता, ये इक्वेशन वगैरह लिखना नहीं आता, तो उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता है। फिर भी एक बार मैंने पूरी कोशिश की है कि एक छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर किया है। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और जोड़ देता मैं कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ टेंशन इन दी स्ट्रिंग, फाइंड दी वैल्यू ऑफ टेंशन इन दी स्ट्रिंग, तो बच्चों उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते तो t² आ जाता हो, फिर रूट लेकर t की वैल्यू आ जाती। तो ये भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जा सकता था। अब बहुत एकदम एक्सीलेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, और IIT में इस कंसेप्ट पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। AIEEE में, IIT मेंस में इस कंसेप्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है वो क्वेश्चन, वो देखेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रिंग हैं, और जैसे कि अभी जो सिस्टम माना था वही है, सेम टू सेम। इस प्रकार से L लेंथ की स्ट्रिंग है और मास इनका सबका m ले लेते हैं हम लोग। तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल है ये सेम रहेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, जैसे कि अभी हमने किया भी था क्वेश्चन इसी टाइप का है।
और ये ऐसे सस्पेंडेड कर रखा है स्ट्रिंग को। अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हम इस सिस्टम को, इन दोनों चार्ज के सिस्टम को किसी लिक्विड में डुबो दें, ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू लेते आ रहे हैं तो कैपिटल क्यू ले लेते हैं, बेटर रहेगा, हाँ, और ये बॉल है, ये बॉल है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ बॉल, इसको मैं ले लेता हूँ सिग्मा है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये हो जाएगा रो, जिस लिक्विड हम इसको डुबो दे रहे हैं इस सिस्टम को। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अगर इस सिस्टम को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, लिक्विड में डुबो देंगे बच्चों, तो यहाँ पर बहुत कुछ और भी अदर फोर्सेज यहाँ पर का मतलब अप्लाई होने लग जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमने बॉल और स्ट्रिंग के सिस्टम को लिक्विड में डुबो दें, लिक्विड में डुबोने के बाद अगर ये जो एंगल है, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल भी कह सकते हैं, ये एंगल अनचेंज्ड रहता है, मतलब एंगल में कोई भी चेंज नहीं आता, ना तो बढ़ता है ना घटता है, तो हमें इस लिक्विड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, इस मीडियम का, कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको कि हम इस एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एकदम एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये एयर में था तो दोनों जो स्ट्रिंग है वर्टिकल से ऐसे एंगल बना रही हैं, थीटा एंगल बना रही हैं, और अब इस सिस्टम को किसी लिक्विड में डुबो दे रहे हैं, तो लिक्विड में डुबोने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, तो बट इसमें कुछ और भी बायंट फोर्स वगैरह आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो एंगल है वो अनचेंज्ड रहता है, मतलब लिक्विड में इन बॉल को डुबोने के बाद भी एंगल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को इस लिक्विड का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, या ऑप्शन भी बना सकते हैं हम लोग, ऑप्शन बनाना चाहें तो देख सकते हैं हम लोग कैसे ऑप्शन बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, पहला ऑप्शन। दूसरा हो जाएगा रो अपॉन सिग्मा माइनस रो, नेक्स्ट हो जाएगा इनको सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा, या फिर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का बना देते हैं। बाय द वे ऑप्शन गलत भी हो जाए तो चौथा आंसर आ जाए, तो ये नन ऑफ दीज है लास्ट क्वेश्चन। तो देखें हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट को समझने के लिए। सबसे पहले तो दो बॉल की, जो बॉल का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, और जो लिक्विड में जिसको डुबोया गया है उस लिक्विड की डेंसिटी है रो। और जब एयर में थी ये बॉलें तो थीटा एंगल बना रही थी वर्टिकल से, अब लिक्विड में डुबोने के बाद भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन बोथ द strings remains unchanged, then find the value of dielectric constant of the liquid। ये हमें फाइंड करना है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखें बच्चों, इसको मैं बता रहा हूँ, एक बार अपने को पूरा प्रयास करना है समझने का कि कैसे क्या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी अभी हमने कुछ देखा था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो देखा था उसको मैं एज इट इज काम में ले रहा हूँ। क्या था वो? रिजल्ट tan थीटा बराबर होता था एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी। अब बच्चों होगा क्या कि ये एयर के लिए है, ये एयर के लिए है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर एयर लगा दिया। चलो ये एयर हो गया, ये है इक्वेशन नंबर 1 कि tan थीटा बराबर एफ ई एयर में था। हाँ तो स्टूडेंट ए हमने इक्वेशन लिखी, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था उससे आए थे रिजल्ट। तो ए एयर में है चूंकि, तो एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स किस में है, चार्ज के बीच में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग कि लिक्विड में डुबोने के बाद क्या होगा। तो लिक्विड में डुबोने के बाद हमें कल देखा था कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ जब पढ़ाया गया था लेक्चर में, कि ये जो फोर्स है वो एफ ई ये कम हो जाता है, और उसको बोलता हूँ मैं एफ ई मीडियम। ये अब जो फोर्स लग रहा है वो किस में लग रहा है, मीडियम में। और एम जी बिल्कुल सेम बेसिस पर इधर की तरफ है ही सही एम जी, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगेगा। कौन सा फोर्स है वो? बायंट फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी
लिक्विड में डूबी रहती है तो उस पर एक बायंट फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। और बायंट फोर्स की वैल्यू होती है रो जी, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी ऑफ वी इन, मतलब कौन सा वॉल्यूम इसमें अंदर डूबा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी बॉल जो है वो अंदर डूबी हुई है, तो रो जी वी फोर्स ऊपर लगेगा। तो अब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस रो जी वी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ दी बॉल, इस बॉल का वॉल्यूम है। तो देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंगल चूंकि अनचेंज्ड रहता है तो अभी टेन थीटा, अभी भी टेन थीटा ही रहेगा, इक्वल टू एफ ई, किसमें, मीडियम में, एफ ई मीडियम अपॉन एम जी माइनस ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लग रहा है तो रो जी वी। इस प्रकार से इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पर क्या होता है, अपने को 11th के हाइड्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई बॉडी डूबी रहती है लिक्विड में पार्शियली रूप से या पूरी की पूरी, तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है रो जी वी। वी क्या होता है, उतने बॉडी का वो वॉल्यूम होता है जो लिक्विड के अंदर डूबा रहता है। तो अभी तो फिलहाल तो पूरी की पूरी बॉल लिक्विड के अंदर है तो पूरा का पूरा वॉल्यूम हमने लिखा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे यार, इधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है टेन थीटा, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इनको मैं लिख दे रहा हूँ कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अपॉन एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई मीडियम में अपॉन एम जी माइनस रो जी वी। अब स्टूडेंट मैं इधर उधर करके क्या लिख दूंगा कि इसको इधर की तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ ई एयर अपॉन एफ ई मीडियम इक्वल टू एम जी अपॉन एम जी माइनस रो जी वी। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारे को जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया गया तो तब बताया था मैंने तुम्हारे को कि वैक्यूम में फोर्स और मीडियम में फोर्स का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। और चूंकि वैक्यूम और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल सा ही होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया एफ ई वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो एयर में जो फोर्स है अपॉन मीडियम में फोर्स है वो किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से किसका फॉर्मूला बन गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। मैं इधर लिख दे रहा हूँ बाकी का पार्ट कि एप्सिलॉन आर हो गया ऐसे करते हुए, और इसको मैं लिख दूंगा सिग्मा जी, चूँकि जो मास ऑफ द बॉल है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हुए ऐसे आ जाएगा अपॉन रो जी माइनस सिग्मा जी माइनस रो जी वी। और इसमें वॉल्यूम लिखना भूल गए, सिग्मा वी जी। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये आ जाएगा जी से जी गया, वी से वी गया, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, दिस इज द फाइनल आंसर। तो अपन ऐसा करें, जब मैं बोल रहा हूँ कि आईआईटी में बहुत बार आया हुआ है तो इसके रिजल्ट को अगर अपन याद रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम बच जाएगा। ये इस टाइप के तुम्हारे को सीट वगैरह सॉल्व करोगे उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये फाइनल रिजल्ट को अपन एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो एकदम एक्सीलेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा तुम्हारे को। और एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में, तो देखें हम लोग, सरल है ये क्वेश्चन। तो एक बार स्ट्रिंग बॉल प्रॉब्लम पर भी एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि दो सेम लेंथ की बॉल स्ट्रिंग है, इन पर एम मास क्यू चार्ज और इस प्रकार से क्यू चार्ज एम मास का ये बॉल है। और इस सिस्टम को हम कहाँ पर ले जाते हैं स्टूडेंट, सॉरी ये स्ट्रिंग को अपन कंटिन्यूस बनाएंगे कैसे करते, हाँ इस सिस्टम को हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। एक बार फिर से सुने कि ये जो बॉल और स्ट्रिंग का सिस्टम है इसको हम ऐसी जगह पर ले जाते हैं
जहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। तो हमें बताना है कि दोनों जो स्ट्रिंग हैं उनके बीच का एंगल क्या रहेगा और इनका टेंशन फोर्स क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या होगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बच्चों जैसे कि बात करें, इसका आंसर मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कि ए रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एफ ई इधर लगेगा, एफ ई इधर लगेगा। और अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा था, तो कहीं ना कहीं बैलेंस कंडीशन ऐसे ही बन रही थी जैसे कि अभी दिखाया जा रहा है, इसी टाइप से बन रही थी mg की वजह से। अब चूंकि अब mg तो है नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, mg नहीं है, तो ये क्या होगा, ये केवल ए फोर्स वर्क करेगा, और ये फोर्स वर्क करेगा तो ये रिपेल होकर कैसे हो जाएगा सिस्टम, जब ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेकर जाएंगे तो ये सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा। ए स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई, और ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये क्यू चार्ज हो गया, ये क्यू चार्ज हो गया, इस पर जो फोर्स लगेगा एफ ही वो इधर की तरफ लगेगा, कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 2L। अगर यहाँ पर लेंथ कितनी है, L है दोनों की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L, और 4L स्क्वायर यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा कि के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, और इसको कौन रोक रखेगा, T, जो टेंशन है वही तो इसको बैलेंस करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग के बीच का जो एंगल है वो तो हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। अगर इस सिस्टम को ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेकर चले जाएं हम लोग, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। और टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं टेंशन कितना हो जाएगा, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो बच्चों ये तो है टेंशन का आंसर, और ये है इनके बीच का एंगल का आंसर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं स्ट्रिंग और बॉल पर बेस्ड। अब हम नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट स्टूडेंट, थैंक यू।